अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं कंपाइलर कंस्ट्रक्शन। ये है लेक्चर नंबर 5। इसमें हम देखेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बेसिक्स क्या हैं जो कि कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में जो है यूज़ करनी पड़ सकती हैं। वैसे तो सारे ही कंसेप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के यूज़ होंगे प्री रिक्विजिट एज सब्जेक्ट करिए। तो हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज एंड डिस्टिंक्शन, यानी कि सिर्फ वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जो बहुत अहम हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, जो कंसेप्ट बहुत अहम है। फुल हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम ये समझते हैं कि हम ये ज्यूम करते हैं कि अगर आप कंपाइलर कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं तो आपने सी प्लस प्लस जावा इनमें से कोई या सारी या कुछ और लैंग्वेज जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज़रूर पढ़ी होंगी, तो आपके प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट पहले ही क्लियर होंगे। तो उनमें से चंद एक को हम रिवाइज करेंगे इस वीडियो में। द स्टैटिक डायनामिक डिस्टिंक्शन among the most important issues that we face when designing a compiler for a language is what decision can be uh, what is what decision can the compiler make about a program, कि कंपाइलर क्या चीज़ें डिसाइड कर सकता है। अब बाज़ चीज़ें कंपाइलर डिसाइड कर सकता है, बाज़ रन टाइम पे डिसाइड होती हैं, ठीक है। तो इसको ये कंसेप्ट भी कहते हैं, ठीक है। कंपाइल जो स्टैटिक होता है उसको क्या कहते हैं, कंपाइल। इन जो स्टैटिक चीज़ें होती हैं इनको कंपाइलर डिसाइड कर सकता है, और डायनामिक को कंपाइलर नहीं डिसाइड कर सकता, ये रन टाइम पे डिसाइड होती हैं, ठीक है। तो अगर कंपाइलर डिसाइड कर सके तो उनको कहते हैं स्टैटिक स्टैटिक पॉलिसी। अगर कंपाइलर ना डिसाइड कर सके तो वो रन टाइम पे डिसाइड होती हैं, और उनको डायनामिक जो है पॉलिसी भी कहते हैं। तो क्या है, अगर तो कंपाइलर डिसाइड करता है, अगर हम लैंग्वेज को देखें, मिसाल के तौर पर ये हमारी कोड की लाइनें हैं, इनको देखते ही हमें पता चल जाए कि इनमें मिसाल के तौर पर ये एक वेरिएबल है x इज इक्वल टू 2, तो हमें ऐसे ही पता चल जाएगा कि जो है ना x वेरिएबल है, 2 की वैल्यू x में जाएगी। और हमें ये भी पता चल जाए कि जो x है ये कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, ये इसकी मेमोरी में लोकेशन मतलब कितनी जगह पर है, ये चेंज हो सकता है नहीं हो सकता। तो ये लैंग्वेज को देखने से अगर पता चल जाए, और कंपाइलर को भी पता चल जाए कि जैसे ही वो कोड को देखे उसको पता चल जाए एक्स क्या है, इसकी लोकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें उसको पता चल जाएँ, तो इसको कहते हैं स्टैटिक पॉलिसी। और ऐसी लैंग्वेज को जो ऐसी लैंग्वेज जो यूज़ करती हैं वो स्टैटिक पॉलिसी यूज़ करती हैं। और इसको कंपाइल टाइम भी कहते हैं, क्योंकि जब कंपाइल करते हैं तो कंपाइलर को पता चल जाता है, इसलिए इसको कंपाइल टाइम भी कहते हैं। दूसरी कौन सी होती है, डायनामिक पॉलिसी, और उसको रन टाइप भी कहते हैं। ज़्यादातर लैंग्वेज मिसाल के तौर पर सी जावा ये सारी क्या हैं, स्टैटिक पॉलिसी पर काम करती हैं। इनमें ये डायनामिक पॉलिसी का कंसेप्ट भी हम यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर ये कौन सा कंसेप्ट यूज़ करती हैं, स्टैटिक पॉलिसी। यानी कंपाइल टाइम पे पता चल जाता है कि ये वेरिएबल कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, तो इसके वेरिएबल का स्कोप क्या है, ये सारी चीज़ें कोड को देखने से पता चल जाती हैं, यानी स्टैटिक कंसेप्ट। तो स्टैटिक की मुझे उम्मीद है समझ आ गई होगी। स्टैटिक जो कंपाइल टाइम जो का जो कंसेप्ट है जो एक है। जब भी पूछा जाए व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन स्टैटिक बाइंडिंग या डायनामिक बाइंडिंग, तो कंपाइल टाइम, रन टाइम, तो ये सारी चीज़ें यही होती हैं कि स्टैटिक बाइंडिंग या कंपाइल टाइम या इन सारी चीज़ों में क्या होता है, ये पहले पता चल जाती है, कोड को देख कर ही पता चल जाता है। डायनामिक में क्या होता है, जब प्रोग्राम एक्चुअली रन हो रहा होता है सिर्फ तब ही पता चल सकता है, कंपाइलर को ये एरर पता चल ही नहीं सकती अगर रन टाइम पे कोई एरर हो। तो ऐसी जो लैंग्वेज ज़्यादातर होती हैं, ठीक है, वो मतलब ज़्यादातर सी और जावा जो है स्टैटिक हैं, डायनामिक लैंग्वेज होती भी कम है। और दूसरी बात है, अगर हम स्टैटिक लैंग्वेज जो पॉलिसी यूज़ करते हैं मिसाल के तौर पर सी, इसमें भी हम डायनामिक कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं अगर करना चाहें। स्कोप ऑफ डिक्लेरेशन, the scope of a declaration of X is the region of program in which users of X refer to this declaration। कि अगर हम X को कहीं डिक्लेयर करते हैं तो ये कहाँ कहाँ यूज होगा, ठीक है, ये इसका स्कोप है। A language uses static scope और lexical scope। static scope को lexical scope भी कहते हैं, ये बात भी नोट करें कि lexical scope क्या होता है। हमने कहना static scope या compile time, ठीक है, ये सारी चीज़ों को lexical scope भी कहते हैं। If it is possible to determine the scope of a declaration by looking only at the program, कि प्रोग्राम पर देखते ही पता चल जाए तो उसकी static पॉलिसी होती है, यानी कि ये चीज़ कि x कहाँ कहाँ यूज होगा। अदरवाइज क्या होगा, डायनामिक स्कोप होगा। तो मिसाल के तौर पर
एक्स वैसे एक ही जगह पर यूज़ हो रहा है स्टैटिक स्कोप में, तो उनको पता है कि एक्स मेमोरी में एक ही जगह पर है। डायनामिक में क्या हो सकता है, एक्स मेमोरी में दो जगहों पर हो सकता है, तो कंपाइलर को पता नहीं चलेगा कि ये पहली जगह वाले एक्स को कॉल कर रहा है या दूसरी जगह वाले एक्स को कॉल कर रहा है, तो वो जाकर कंपाइल टाइम में ही पता चलेगा, सॉरी रन टाइम में पता चलेगा, उसको डायनामिक स्कोप कहेंगे। तो अगर मेमोरी में दो एक्स है मिसाल के तौर पर, तब क्या जरूरत पड़ेगी, डायनामिक स्कोप की जरूरत पड़ेगी। अगर लैक्सिकल या स्टैटिक स्कोप है तो हमें कंपाइलर को देखते ही पता चल जाएगा एक्स ये है, इसकी मेमोरी में जगह ये है, उसको सारा समझ आ जाएगा, और जो इसको वैल्यू साइन हो रही है मिसाल की तरफ 2, तो उसको पता चल जाएगा। अब हम इधर एक्स इज इक्वल टू 2 करते हैं, तो कंपाइलर को ये समझ नहीं आएगी ये एक्स इक्वल टू 2 कर रहा है और एक्स दो जगह पर यूज हुआ है, तो कौन से एक्स को ये मैं वैल्यू साइन करूँ। तो ये जो कंसेप्ट है ये डायनामिक में चला जाता है या रन टाइम में चला जाता है, कि फिर उसको रन टाइम पे पता चलेगा कि ये किस लिए डिक्लेयर हुआ है, इसका एनवायरनमेंट कौन सा है। मोस्ट लैंग्वेज कौन सी हैं, स्टैटिक स्कोप यूज करती हैं। ये एक एग्जांपल है, हमने एक इंटीजर बनाया है एक्स, इसको हमने स्टैटिक डिक्लेयर कर दिया है। तो ये स्टैटिक जब हम किसी इंटीजर को डिक्लेयर करें तो हम ये बताते हैं कि ये सिर्फ एक ही एक्स हम डिक्लेयर कर सकते हैं पूरे प्रोग्राम में। अब दोबारा हम किसी और वेरिएबल एक्स को डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हमने इधर स्टैटिक डिक्लेयर करके उसको बता दिया है कि एक ही है, तो ये प्रोग्राम एरर नहीं देगा। ठीक है, देर ये नीचे लिखा हुआ देयर इज ओनली वन कॉपी। ठीक, अब इसमें तो मसले नहीं है, ये तो वैसे ही स्टैटिक है, ये कंपाइलर को वैसे ही पता चल जाएगा। लेकिन अगर स्टैटिक ना हो, स्टैटिक कीवर्ड इधर यूज ना हो, तो मे बी एक्स दो जगह मेमोरी में हो जाए। अगर क्लास का एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया है एक्स और दूसरे ऑब्जेक्ट में भी एक्स यूज हो रहा है, तो कंपाइलर को ये नहीं पता चलेगा ये कौन सा एक्स है, अगर दो एक्स है मेमोरी में, तो उसको क्या कहेंगे, डायनामिक। ठीक है, तो ये एग्जांपल है, अगर इधर स्टैटिक यूज हो रहा है तो ये किसकी एग्जांपल हो जाएगी, स्टैटिक की। और अगर इधर स्टैटिक वेरिएबल यूज नहीं हो रहा तो फिर ये डायनामिक की एग्जांपल होगी, क्योंकि फिर एक से ज़्यादा एक्स भी हो सकेंगे मेमोरी में। और एक्स की जो लोकेशन है अगर स्टैटिक में नोन होगी, अगर स्टैटिक नहीं होगा तो नोन नहीं होगी। पहला कंसेप्ट हमने देख लिया, स्टैटिक वर्सेस डायनामिक क्या होता है। दोबारा से इसको चीज़ को ज़हन करें। स्टैटिक जो होता है वो कंपाइल टाइम पे पता चल जाता है, प्रोग्राम को देखने से पता चल जाता है। डायनामिक क्या होता है, जो कि बाहर में पता चलता है, रन टाइम पे पता चलता है। अगर मिसाल के तौर पर एक्स में दो वैल्यू सेव है तो उसको पता नहीं चलेगा कि जो है प्रोग्राम कौन सी बात हो रही है, कौन से एक्स की बात हो रही है, ये पता नहीं चलेगा। ये चेंज, अच्छा एनवायरनमेंट एंड स्टैट्स क्या होती हैं, चेंज एज द प्रोग्राम रन अफेक्ट द वैल्यूज ऑफ डेटा एलिमेंट्स और अफेक्ट द इंटरप्रिटेशन ऑफ नेम फॉर डेटा। इसको हम देखते हैं क्या होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने x इज इक्वल टू वाई प्लस वन किया है तो क्या होता है, x की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू चेंज हो जाएगी। दिस चेंज अफेक्ट द वैल्यू ऑफ डेटा एलिमेंट x इफ x इज स्टैटिक। कब चेंज होगी, अगर x एक ही है, स्टैटिक है, मतलब एक यूज हो रहा है। लेकिन अगर क्या है, ये जो दूसरा है, प्रोग्राम रन अफेक्ट द वैल्यू ऑफ डाटा एलिमेंट, तो इसकी वैल्यू को अफेक्ट करता है। लेकिन यहाँ फिर क्या कर सकता है, यहाँ ये कर सकता है आफ्टर अफेक्ट द इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब ये है कि अब अगर एक्स स्टैटिक नहीं है, एक्स दो यूज हो रहे हैं, तो किस एक्स में वाई प्लस वन वन की वैल्यू रखें, तो ये मसला बन जाएगा। ठीक है, तो फिर उसको इंटरप्रेट होना पड़ेगा, रन टाइम पे पता चलेगा कि किस एक्स में वाई प्लस वन की वैल्यू रखनी है। अब ये एनवायरनमेंट किसे कहते हैं, जब हम कोई नेम बनाते हैं, मिसाल के तौर पर हमने एक्स बनाया है, ठीक है, तो इसकी मेमोरी में कोई लोकेशन होगी। ठीक है, मे बी एक्स की लोकेशन एक से ज़्यादा भी हो, मतलब दो जगह एक्स यूज हो रहा है, तो एक्स की मेमोरी में कौन कौन सी लोकेशन है, इसको कहते हैं एनवायरनमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट, एक्स की मेमोरी में कौन कौन सी लोकेशन है। अब जिस एनवायरनमेंट में एक्स की वैल्यू है, ठीक है, मिसाल एक्स टू किया है, एक्स इक्वल टू टू किया है, तो अब अगर हम किसी और एनवायरनमेंट में हैं तो उसकी वैल्यू उस एक्स को साइन होगी। ठीक है, उस लोकेशन वन को साइन होगी। मिसाल के तौर पर पहले एनवायरनमेंट में, अगर दूसरे एनवायरनमेंट में है तो दूसरी लोकेशन वाले एक्स को इसकी वैल्यू साइन होगी। तो एक्स कई जगह पर हो सकता है, तो इसकी जो लोकेशन है ये एनवायरनमेंट को जाहिर करती है कि एक्स की मेमोरी में लोकेशन एक है, अगर एक से ज़्यादा है तो कौन सी लोकेशन को हम डेटा सेव कर रहे हैं। अच्छा, तो ये जो आगे फिर वैल्यू साइन होती है इसको हम स्टेट कहते हैं। ठीक है, ये अब वैल्यू जो साइन हो रही है, जो लोकेशन है वो जिस वैल्यू को ज़ाहिर कर रही है उसको स्टेट कहते हैं, कि उसकी स्टेट क्या है।
जो एक्स की लोकेशन है, मिसाल के तौर पर एक्स जो 1 जगह पर है उसमें एक्स इज इक्वल टू 5 है, उसकी ये स्टेट है, और एक्स जो 2 जगह पर है इज इक्वल टू 10 है, ये उसकी स्टेट है। अगर हम एक्स इक्वल टू 2 करते हैं तो अगर ये दूसरे इन्वायरमेंट में है तो ये वाला 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर पहले इन्वायरमेंट में है तो 5 वाला एक्स 2 हो जाएगा। तो इन्वायरमेंट और स्टेट को समझना जरूरी है। द इन्वायरमेंट इज मैपिंग फ्रॉम नेम टू लोकेशन, के लोकेशन में जो नेम है उसकी क्या लोकेशन है, स्टेट क्या है, उस लोकेशन पर जो वैल्यू है वो क्या है। तो ये कंसेप्ट समझने की जरूरत है कि एक मेमोरी में जगह होती है, वहाँ पर जो वेरिएबल का नाम होता है तो वो उसके दो जगह पर भी एक नाम हो सकता है। तो जब एक नाम दो जगह पर है तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन से इन्वायरमेंट में हम वैल्यू सेव कर रहे हैं। एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, हमने ये एक इंटीजर आई है, अब ये दो आई डिक्लेयर हैं, एक ग्लोबल डिक्लेयर हुआ है, एक लोकल डिक्लेयर हुआ है। अब मेमोरी में क्या है, दो आई हैं, एक ये आई है मिसाल के तौर पर, एक ये आई है, ये अब ग्लोबल आई है, ठीक है, ये लोकल आई है। अब क्या हुआ है, इधर आई इज इक्वल टू 3 किया है, तो अब ये कौन से में होगा, डेफिनेटली लोकल में होगा क्योंकि ये फंक्शन के अंदर हो रहा है, तो ये लोकल वाला वेरिएबल 3 के बराबर होगा, ग्लोबल वाले को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। और इधर हम एक्स इक्वल टू आई प्लस 1 करेंगे, ठीक है, तो 3 प्लस 1 नहीं होगा, बल्कि ये ग्लोबल वाले को सॉरी ये ग्लोबल वाले को यूज करेगा, ठीक है। तो ये बात अभी देखें, आई जो पीछे हम पढ़ रहे थे कि इन्वायरमेंट कौन सा है, अगर इस इन्वायरमेंट में हम करते हैं तो लोकल वाला, अगर ग्लोबल इन्वायरमेंट यूज हो रहा है तो ग्लोबल वाला यूज होगा। तो ये होता है इन्वायरमेंट एंड स्टेटिक, कि अब आई की 2 लोकेशन है और आगे उनकी अपनी अपनी स्टेट है। ब्लॉक स्ट्रक्चर क्या होता है और स्टैटिक स्कोप क्या होता है। मोस्ट लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग सी एंड इट्स फैमिली यूज स्टैटिक स्कोप, जैसे कि हमने पहले भी बात की, स्टैटिक स्कोप यानी कि रन टाइम पता चल जाए। और ब्लॉक्स क्या होते हैं, ब्लॉक्स सी में आमतौर पर इन ब्रैकेट से वेयर करते हैं कि जो कोड भी इन एक जो ब्रैकेट ओपन होती है वो बंद भी होती है, ठीक है, डी लिमिट उसको कहते हैं, ठीक है। तो ये इस चीज़ को एक ब्लॉक कहते हैं। तो ये ब्लॉक का कंसेप्ट होता है। तो ब्लॉक के बाहर का स्कोप और ब्लॉक के अंदर का स्कोप भी, ये भी हमने चीज़ देखनी है, स्टैटिक स्कोप भी हमने देखना है। अभी देखें, ये ब्लॉक का कंसेप्ट है। अब इसमें पहले ए इज इक्वल टू 1 है, बी इज इक्वल टू 1 है, ये B1 ब्लॉक है, ठीक है, 4 ब्लॉक हम यूज कर रहे हैं, B2, B3, B4। अब इधर क्या प्रिंट होगा इस जगह पर, ए इज इक्वल टू क्या होगा, आप गैस करें क्या हो सकता है। ए इज इक्वल टू, ए ऊपर हम 1 भी डिक्लेयर कर रहे हैं और इधर 3 भी डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक। तो इधर इस ए का स्कोप सिर्फ B3 के अंदर है, ठीक है। तो ओवरऑल जो ए का स्कोप है इसका सब में है, तो ठीक है। तो इधर लोकली हम ए को असाइन नहीं कर रहे, तो ए का स्कोप इधर A1 आएगा, ठीक है, ए क्या आएगा 1, और बी क्या आएगा, बी जब उसका नज़दीक तरीन वाला डिक्लेयर हुआ है तो वो वहां से लेगा, ठीक है, तो B4 होगा, यानी कि इस बी का स्कोप इसमें नहीं है, ठीक है। इस तरह जो बाकी ए और बी हैं इन सब के अलग अलग स्कोप हैं, वो इस फिगर में हम देख सकते हैं। इंटीजर ए इज इक्वल टू 1 यहाँ हो रहा है, ठीक। तो ये हर जगह पर यूज हो रहा है लेकिन B3 में यूज नहीं हो रहा। B3 कौन सा है, ये A1 बाकी सारी जगह पर यूज हो रहा है लेकिन B3 के अंदर यूज नहीं हो रहा। तो देख इसमें क्या बताया गया, B1 सारे में यूज हो रहा है, A इज इक्वल टू 1, B1 सारे में यूज हो रहा है सिवाय B3 के। B3 में क्योंकि उनका अपना ए उसने डिक्लेयर कर लिया है। इसी तरह B इज इक्वल टू 1 जो है, ठीक है, ये इधर है B इज इक्वल टू 1, ये कहाँ यूज हो रहा है, ये B1 सारे में यूज हो रहा है, लेकिन B2 ने क्या किया है, B2 ने अपना डिक्लेयर कर दिया है। अब B2 के अंदर वो यूज नहीं होगा इस सारे के अंदर, तो सिर्फ वो क्या यूज होगा, B इज इक्वल टू 1 यहाँ यूज होगा। तो B इज इक्वल टू 2 कहाँ डिक्लेयर हुआ है, B2 के अंदर, तो ये B2 सारे में यूज हो रहा है, B2 सारे में यूज हो रहा है, लेकिन B4 ने अपना B डिक्लेयर कर लिया है, तो B4 में यूज नहीं होगा। ए इज इक्वल टू 3 कहाँ डिक्लेयर हुआ है, B3 में, और ये पूरे B3 में इसका स्कोप होगा। तो इसलिए हर वेरिएबल का अपना स्कोप होता है, अपनी डिक्लेरेशन होती है। ये ब्लॉकिंग का कंसेप्ट है कि कौन से वेरिएबल का स्कोप कौन से ब्लॉक में है, ये बात भी नज़र में रखनी चाहिए। और ये स्टैटिक स्कोपिंग, हम ये स्टैटिक स्कोप है क्योंकि हमें देखने से पता चल रहा है कि क्या स्कोप है। अगर देखने से पता ना चलता तो डायनामिक होता, वो फिर हमें मतलब उसमें पता चलता, किसमें, डायनामिक में। अभी हमें इधर से पता चल रहा है तो इसको कंपाइल टाइम कहेंगे,
इसके अलावा हमने पीछे देखा है, हमने एक ब्लॉकिंग देख लिया है और हमने स्कोप देख लिया है। अब एक्सप्लिसिट एक्सेस कंट्रोल क्या होते हैं? ये 3 कीवर्ड हम यूज करते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। अगर एक वेरिएबल हमने पब्लिक डिक्लेयर किया है क्लास ए में, ठीक है, अगर क्लास ए में हमने एक वेरिएबल पब्लिक डिक्लेयर किया है सी, ठीक है, तो ये नीचे उसकी जो भी क्लासेस होंगी, दूसरी क्लासेस उसकी जो इनहेरिट कर रही हैं, उन सब में क्या होगा? एक्सेस हो सकेगा। लेकिन अगर हम इसको प्राइवेट करते हैं तो फिर ये आगे वाले क्लासेस में एक्सेस नहीं हो सकेगा दूसरी क्लासेस में। और ये प्रोटेक्टेड भी हो सकता है। पब्लिक है तो बाकी तमाम क्लासों को एक्सेसिबल है, प्राइवेट है तो किसी क्लास को एक्सेस नहीं है, और अगर प्रोटेक्टेड है तो सिर्फ उन क्लासेस को है जो उसको इनहेरिट कर रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को समझना ज़रूरी है। इसको इनकैप्सुलेशन भी कहते हैं। अच्छा, जो प्राइवेट डाटा होता है वो किसी को एक्सेस नहीं करता, किसी दूसरी क्लास को, लेकिन फ्रेंड क्लास को कर देता है। फ्रेंड क्लास एक्सेप्शन होती है, फ्रेंड क्लास हम फ्रेंड वेरिएबल से डिक्लेयर करते हैं। तो एक्सप्लिसिट एक्सेस कंट्रोल होता है कि हमने किसको एक्सेस देना है, किसको नहीं देना, उसके लिए हम पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड यूज कर लेते हैं, ठीक है। प्रोटेक्टेड का मतलब होता है कि सिर्फ जो है अपनी जो है चाइल्ड क्लासेस को ये डाटा देगा। प्राइवेट होता है किसी को नहीं देगा, पर पब्लिक होता है तमाम क्लासों को देगा। डायनामिक स्कोप, जो कि हम पहले नंबर पर देख चुके हैं, स्टैटिक वर्सेस डायनामिक स्कोप। अब इस पिक्चर में दिखाया गया है, सबसे पहले हमने ये मैक्रो डिक्लेयर किया है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है a इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, कि a में x प्लस वन की वैल्यू है। लेकिन यूजर को अभी तो हमें पता ही नहीं है, हमने वो तो नीचे जाकर किया है, x इज इक्वल टू टू, x इज इक्वल टू वन, तो x की वैल्यू हमें पता ही नहीं है, तो कंपाइलर को ये पता नहीं चलेगा। ये आप डायनामिक जो है फाइंडिंग है, ये अब डायनामिक टाइम पे पता चलेगा, ठीक है। तो ये कब पता चलेगा? इधर भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि सबसे पहले ये मेन प्रोग्राम रन होगा, ठीक है। जब मेन प्रोग्राम रन होगा तो ये रन हुआ, ठीक है। जब ये रन हुआ तो ये रन होगा, ठीक है। फिर क्या होगा? एस इक्वल टू वन हो जाएगा। फिर जब क्या होगा? फिर जब इधर ए की वैल्यू हम प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगी? ए की वैल्यू है एक्स प्लस वन, और एक्स इधर क्या है? वन। तो पहली दफा इधर प्रिंट होगी एस इज इक्वल टू टू। अब ये सारा कुछ डायनामिक टाइम पे पता चल रहा है, पहले पता ही नहीं था कि इधर कौन से एक्स की बात है, ठीक है। ऊपर नहीं पता था कौन से एक्स की बात हो रही है, क्योंकि एक्स दो है, और इधर इधर आकर उसको पता चलेगा कौन सा एक्स यूज हो रहा है, तो ए वाला एक्स यूज हो रहा है, ठीक है। तो ए में कौन सा अब एक्स है? अब ए वाला एक्स, इसको तो एक्सेस कर ही नहीं सकता, क्योंकि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के अंदर से एक्सेस नहीं कर सकता। तो फिर वो इस फंक्शन को यूज करेगा, मतलब ग्लोबल को। तो ग्लोबल में क्या है? एक्स इक्वल टू है, तो एक्स इक्वल टू टू है और ए इक्वल टू एक्स प्लस वन है, तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू टू प्लस वन, तो ये प्रिंट करेगा थ्री। तो ये अब डायनामिक में डिसाइड हो रहा है। तो ये चीज़ें याद रखनी है, डायनामिक स्कोप में रन टाइम पे डिसाइड हो रहा है, कंपाइलर को नहीं पता चलेगा, ठीक है। स्टैटिक में कंपाइलर को पता चल जाएगा। ब्लॉकिंग का कंसेप्ट भी हमने देख लिया है। अच्छा, एक क्लास सी है, उसमें मेथड एम है, और एक डी है, उसमें भी एक मेथड एम है। अगर हम इसको इधर हम इस तरह एक यूज करते हैं, और एक्स अगर ऑब्जेक्ट मतलब सी का है, ठीक है, तो कंपाइलर को फिर भी पता नहीं चलेगा ये कौन से एम को, कौन से फंक्शन को कॉल कर रहा है। ये रन टाइम पे पता चलेगा कि ये तो हाँ सी का ऑब्जेक्ट था, तो ये डायनामिक स्कोपिंग होगी, ठीक है। जैसे ही वो ये स्टेटमेंट देखेगा एक्स क्या है, जब ये करेंगे उसे पहले नंबर पर पता नहीं चलेगा, इस स्टेटमेंट को देखकर उसे पता ही नहीं चलेगा ये कौन से एम को कॉल कर रहा है, क्योंकि एम दो हैं, सी में भी एम का फंक्शन है, डी में भी एम का फंक्शन है। लेकिन वैसे तो एक्स सी का चाइल्ड है, लेकिन कंपाइलर को उस टाइम पे पता नहीं चलेगा। जब रन होगा तो कंपाइलर को पता चलेगा हाँ ये एक्स तो सी वाला है, तो वो उसको फिर उसको पता चलेगा कि सी वाले एम की बात हो रही है। तो इसको डायनामिक स्कोपिंग कहते हैं। तीन आमतौर पर दो तरह से डाटा कॉल होता है, कॉल बाई वैल्यू, कॉल बाई रेफरेंस। किसी फंक्शन में हम किसी फंक्शन को दो तरह से कॉल कर सकते हैं, एक कॉल बाई वैल्यू होता है, एक कॉल बाई रेफरेंस होता है। कॉल बाई वैल्यू हम आमतौर पर एक फंक्शन, ये मेन फंक्शन है मिसाल के तौर पर, इसमें ए इज इक्वल टू 10 और बी इज इक्वल टू 20 है, ठीक है। ये हमने दो वेरिएबल बनाए हैं इसमें, ठीक है। वेरिएबल, दो वेरिएबल हैं,
और हमने इस फंक्शन को कॉल किया है। तो ये हमने ए की वैल्यू भेजी है, यानी कि इधर हमने 10 भेजा है, और बी की वैल्यू भेजी है, इधर हमने 20 भेजा है। तो इधर क्या आएगा, एक्स में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और वाई में क्या आ जाएगा, 20। ये अब फंक्शन है वो जिसको हमने कॉल किया है। फिर एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाया है, उसमें हम 10 रख देंगे, ठीक है। फिर वाई वाला क्या है, 20, वो हम एक्स में रख देंगे। तो इस तरह क्या हो जाएगा, इनकी वैल्यू रिप्लेस हो जाएंगी, ठीक है। ये फालतू है, तो इनकी वैल्यू रिप्लेस हो जाएंगी। जब इनकी वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी तो मतलब ये हमारा प्रोग्राम मुकम्मल हो जाएगा, स्वैप हो जाएगा। तो ये सिंपल कॉल होता है, यानी कि जो हमने इधर कॉल किया है, इस जगह हमने कॉल किया है, ये कॉल बाई वैल्यू है। आमतौर पर हम ऐसे ही कॉल करते हैं, कोई भी फंक्शन कॉल करते हैं तो ऐसे ही करते हैं। लेकिन कॉल बाई रेफरेंस क्या होता है, जब हम इस तरह कॉल करते हैं। अब ये कैसे कॉल हो रहा है, ये वैल्यू 10 नहीं भेज रहा, बल्कि उसको ए का एड्रेस भेज रहा है, इसको रेफरेंस कहते हैं, कॉल बाई रेफरेंस। वो उस मेमोरी का एड्रेस भेज रहा है, मिसाल के तौर पर इस लोकेशन है, इस लोकेशन का एड्रेस है 2। तो अब ये भेज रहा है कि 2 के जो मेमोरी है वो है, ठीक है, वो उसको मेमोरी का एड्रेस भेज रहा है, ठीक है, कि मेमोरी का एड्रेस भेज रहा है, ठीक है। मिसाल के तौर पर इसको ऐसे समझ लें कि जो कॉल बाई वैल्यू है, मैं उसको साथ में पैसे भेज देता हूँ। ये मैंने 10 आपको 10,000 देना था, जो 10,000 है, बी को मैंने 20,000 देना था, तो 20,000 है, ये मैं साथ भेज देता हूँ पैसे। लेकिन कॉल बाई रेफरेंस को आप इस तरह ले लें, जब हमने फंक्शन को कॉल करना है तो मैं उसको चेक भेज रहा हूँ। चेक किया है, एक मेमोरी है कि वहाँ फलाने बैंक में चले जाओ, चेक पर लिखा हुआ है फलाने बैंक में चले जाओ, वहाँ से तुम्हें मिलेगा। तो ये चेक क्या होता है, जो हम पैसों का चेक भेजते हैं, जो 10,000 का मिसाल के तौर पर चेक है, तो वो हमें, अगर मिसाल के तौर पर कोई बैंक है, ए बी सी बैंक है, बैंक बी है, तो बैंक में जाना पड़ेगा, कौन से बैंक में, वो इसके ऊपर लिखा होगा। तो इसी तरह वेरिएबल जो है, जब कॉल पे रेफरेंस करते हैं तो उसका हम लोकेशन भेज देते हैं। जब साथ में ये सिंपल कहते हैं सी लैंग्वेज में, तो इसको कहते हैं कॉल बाई रेफरेंस। तो आपको पता होगा, जो किसी भी चीज़ का एड्रेस होता है वो पॉइंटर वेरिएबल में सेव होता है, तो जिसके स्टार लगा वो पॉइंटर वेरिएबल होता है। तो आगे हम इधर पॉइंटर वेरिएबल में सेव हो रहे हैं। तो स्टार एक्स इधर अब किसको शो करेगा, अगर हम इधर एक्स लिखते हैं तो एक्स में क्या सेव होगा, एक्स में उसकी लोकेशन सेव होगी। किसकी लोकेशन सेव होगी, 10 की। 10 की लोकेशन क्या है, हमने इधर कहा मिसाल के तौर पर 2 है, तो एक्स में 2 सेव होगी। लेकिन हमने उनकी क्या करना है, वैल्यू को रिप्लेस करना है, किसको, इस 10 और 20 को रिप्लेस करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्टार एक्स को यूज करना पड़ेगा। स्टार एक्स का मतलब है कि जो एक्स पर वैल्यू पड़ी है, यानी कि इस 2 पर जो वैल्यू पड़ी है उसको उसको यूज करना है, तब स्टार एक्स इक्वल टू 10 होगा, ठीक है। फिर इनको रिप्लेस करेंगे तो एंड पे क्या हो जाएगा, स्टार एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंड पे 20 हो जाएगा। तो इस तरह में वैल्यू रिप्लेस होगी। ये दोनों पिछली स्लाइड में जो देखा है और इस स्लाइड में देखा है, फंक्शन सेम है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है, उसमें हम कॉल बाई वैल्यू कर रहे हैं, इसमें कॉल बाई रेफरेंस है। एक कॉल बाई नेम भी यूज होता था, लेकिन अब नहीं होता। ये एक अलगोल 60 लैंग्वेज बनी थी, उसमें यूज होता था कॉल बाई नेम। ये कॉल बाई रेफरेंस की तरह ही है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें किसी का रेफरेंस नहीं सेंड करते, इसमें क्या करते हैं कि वही वैल्यू यूज होती है। इसमें रेफर एड्रेस भी नहीं सेंड करते, इसमें सिर्फ नाम सेंड करते हैं। मिसाल के तौर पर एक्स वेरिएबल है, तो उसको कहते हैं एक एक्स वेरिएबल है, तो उसको वो दो काम कर सकता है एक्स में, ठीक है। जो दूसरा फंक्शन है जिसमें हम भेज रहे हैं, जिसको कॉल कर रहे हैं, वो क्या कर सकता है, अगर चाहे तो उसी एक्स को इज इक्वल टू 5 कर ले, तो उधर से ऑटोमेटिकली वैल्यू बदल जाएगी। यानी कि ये वाला नेम ही उसको उधार दे देते हैं, तो वही लोकेशन यूज कर लेता है। यानी कि उसको वैल्यू भी नहीं सेंड कर रहे होते, उसको रेफरेंस भी नहीं सेंड कर रहे होते, बल्कि उसको एक अलहदा से हम क्या सेंड कर देते हैं कि यही वेरिएबल है, तुम भी यूज कर लो। उसको एक्सेस दे सकते हैं कि तुम इधर से यूज कर लो। लेकिन ये आमतौर पर कॉल बाई नेम अभी यूज नहीं होता। तो कौन कौन से यूज होते हैं, कॉल बाई वैल्यू यूज होता है और कॉल बाई रेफरेंस यूज होते हैं। अलियाजन क्या होती है, बाज़ दफ़ा जब हम कॉलिंग करते हैं, देर कॉल बाई रेफरेंस, ठीक है, जब कॉल बाई रेफरेंस करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, अलियाजन हो जाती है। इट इज़ पॉसिबल दैट टू फॉर्मल पैरामीटर कैन रेफर टू द सेम लोकेशन। अगर दो पैरामीटर सेम लोकेशन को फॉलो करें तो उसको क्या कहते हैं, अलियाजन कहते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमने ये किया है क्यू एक्स वाई क्या है हमारे पास, ये एक फंक्शन है। तो ये एक फंक्शन है, तो sorry, ये कोई काम कर रहा है, तो ये एक फंक्शन है, इसको हमने कॉल किया है ऐसे, ये जो कॉल हो रहा है,
ये आमतौर पर तो इसको कहते हैं कॉल बाई वैल्यू, लेकिन ए जो है अरे है, ठीक है। जब हम अरे को कॉल बाई वैल्यू करते हैं तो वो कॉल बाई रेफरेंस के बराबर होता है, ठीक है। जब कोई अरे को कॉल बाई वैल्यू करें तो वो कॉल बाई रेफरेंस बन जाती है, ठीक है। क्योंकि अरे का जो होता है वो वैसे ही इंडेक्स होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर ए आई या A0 पर क्या पड़ा है, A1 पर क्या पड़ा है, A2 पर क्या पड़ा है। तो जब अरे को हम कॉल बाई वैल्यू करते हैं तो वो कॉल बाई रेफरेंस ही होती है, ठीक है। तो आमतौर पर अलियाजन कहाँ होती है, कॉल बाई रेफरेंस में, लेकिन अरे के केस में ये कॉल बाई वैल्यू में भी होती है। तो इसको देखते हैं ये होती क्या है। अब हम, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ठीक है। वो यही बता रहे हैं कि अरे जो है वो असल में होती ही रेफरेंस है, क्योंकि अरे का इंडेक्स होता है। नाउ एक्स एंड वाई हैव बिकम अलीज आईपी के अंदर, ठीक है। अब क्या होगा, अगर हमने ये जो सेंड किया है इधर एक्स ए के साथ कॉल किया है, तो अब हम क्या करेंगे, अगर इस फंक्शन के अंदर x10 इज इक्वल टू 2 करते हैं तो ऑटोमेटिकली y10 भी 2 हो जाएगा, क्योंकि अब x और y की लोकेशन एक है। क्योंकि इधर से तो दोनों a जा रहे हैं इस फंक्शन के अंदर से, इस फंक्शन के अंदर से तो दोनों ए है, ठीक है। तो इधर से सेम सेम जा रहे हैं, आगे फंक्शन में जाकर एक्स और वाई हो गए हैं, ठीक है। अब क्या है, एक्स और वाई की लोकेशन सेम हो गया, क्योंकि हम कॉल बाय रेफरेंस कर रहे हैं तो उसकी भी लोकेशन ए है, दोनों को हमने ए ही सेंड कर दिया है। मिसाल के तौर पर अगर ये रे ना होती तो हम इस तरह कॉल बाय रेफरेंस करते, ठीक है। उसको भी एक एड्रेस भेज देते, उसको भी एक एड्रेस भेज देते। जब दोनों को एक ही एड्रेस भेजते तो क्या होता, एक्स और वाई में सेम एड्रेस होता। तो अब जब एक्स की वैल्यू चेंज की तो ऑटोमेटिकली वाई की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि एक्स का एड्रेस और वाई का एड्रेस सेम है। और इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं, अलियाजन का कंसेप्ट। तो अलियाजन का कंसेप्ट याद रखना है। तो हमने 5-6 चीज़ें जो टेस्ट चेक की हैं, डायनामिक और स्टैटिक में डिस्टिंक्शन किया है, वैसे स्टैटिक को हमने डिस्कस किया, डायनामिक को चेक किया, ब्लॉकिंग को चेक किया और कॉल बाई रेफरेंस को चेक किया। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। ये प्रोग्रामिंग कंसेप्ट जो है बहुत ज़रूरी है कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दें और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। बहुत शुक्रिया।